तो मुझे भी एक डाउट था। बाद में। चलो अब सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर तुम्हारे पास दो स्टेट है ए और बी आर कनेक्टेड बाय द रिवर्सिबल पाथ, then they can never be connected by the irreversible path. Then के never be connected by the irreversible path. मतलब अगर सपोज मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक चीज ये देखूं कि लेट्स से एक मिनट कि लेट्स से ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज द आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में अगर सपोज तुम्हारे पास इनिशियल पॉइंट ये है कुछ तो, और फाइनल पॉइंट ये है रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो उसी सेम पॉइंट को तुम इरिवर्सिबली भी ऑब्टेन कर सकते हो, सेम इनिशियल और सेम फाइनल। उनका इनिशियल पॉइंट भी सेम हो सकता है, उनका फाइनल पॉइंट भी सेम हो सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर लेट से तुमने अगर इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम कर दिया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का, तो फाइनल पॉइंट डेफिनेटली डिफरेंट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एडियाबैटिक में अगर तुमने इनिशियल पॉइंट सेम कर दिया, तो फाइनल पॉइंट जो तुम्हारे पास है वो डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर तुमने फाइनल सेम कर दिया तो इनिशियली डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो देयर इज ए यूनिक पाथ, देयर इज ए यूनिक पाथ फॉर द एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। पॉइंट समझ में आया क्या है? क्यों ऐसा है उसका रीजन मैं बता दूंगा, पहले पॉइंट समझो, ठीक है? ओके, तो ऑप्शन ऐसा क्यों हो रहा है, तो वही सेम जो लिखे, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस टू स्टेट ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द रिवर्सिबल पाथ, देन दे कैन नेवर बी कनेक्टेड बाय द इरिवर्सिबल पाथ. There is a unique path for the adiabatic reversible and the irreversible. There is a unique path for the adiabatic reversible and irreversible process. इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ में क्या है तुम्हारे पास, सबसे पहले अगर तुम्हारे पास स्टेट ए है, स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहे हो, एक तुम्हारे पास है रिवर्सिबल, एक तुम्हारे पास है इरिवर्सिबल, ठीक है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो क्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द क्यू, क्यू विल बी 0, ठीक है? क्यू 0 होगा। तो कैन आई सिंपली से दैट डेल्टा ई या डेल्टा यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल, यस। एंड डेल्टा यू जो है, यू जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? यू क्या है तुम्हारे पास, स्टेट फंक्शन है। अगर वो स्टेट फंक्शन है, अगर वो तुम्हारे पास स्टेट फंक्शन है, तो कैन आई सिंपली से दैट डेल्टा यू रिवर्सिबल is equals to delta E irreversible, yes. अगर वो स्टेट फंक्शन है तो भले तुम किसी भी पाथ से लेके जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा यू इरिवर्सिबल, यस और नो? बट डेल्टा अगर क्यू 0 है तो डेल्टा यू किसके इक्वल है, वो तो डब्ल्यू के इक्वल है, यस। अगर तुम्हारे पास क्यू 0 है तो डेल्टा यू किसके इक्वल होगा, वो तो इसके इक्वल होगा ना, यस नो? क्यू 0 है और डेल्टा यू जो स्टेट फंक्शन है, तो जो चेंज रिवर्सिबल में होगा वही रिवर्सिबल में होगा। इसका मतलब फिर तो ये आएगा, इसका मतलब फिर तो डब्ल्यू तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, डब्ल्यू का रिलेशन ये आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, क्या क्या ये पॉसिबल है? क्या डब्ल्यू रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का इक्वल हो सकता है क्या? ना, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क तो पाथ फंक्शन है। अरे सर बोलना क्या चाह रहे हो, बोलना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास सबसे पहले कि यार ये अगर सेम हुआ
तो फिर ये भी सेम होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पास जो है W रिवर्सिबल कांट बी इक्वल टू W इरिवर्सिबल। यस, अगर ये गलत है इसका मतलब ये गलत है। यस, ये गलत, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब इट मीन्स ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और ये कब इक्वल नहीं होंगे? W इक्वल हो नहीं सकते, W इक्वल नहीं होंगे तो डेल्टा U भी इक्वल नहीं होगा। और डेल्टा U कब इक्वल नहीं होंगे? जब उसमें से एटलीस्ट उनकी दोनों स्टेट सेम ना हो। यस, ये तभी इक्वल नहीं होंगे जब तक उनकी दोनों स्टेट सेम ना हो। अगर इनिशियल सेम है तो फाइनल डेफिनेटली डिफरेंट होगा, या तो दोनों डिफरेंट हो जाए सबसे बेस्ट है। बट अगर तुमने इनिशियल सेम भी ले लिया ना, तभी भी फाइनल तुम्हारा डिफरेंट ही होगा। हेंस बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर नॉट सेम, वो सेम नहीं हो सकता। यस, पक्का? बोलो बोलो। बोलो। वो इमोजी क्या है? वो इमोजी, इमोजी बस देखते रहे और क्या है। ठीक है। अरे ये क्या है मतलब, देखो, हे भगवान। अरे वो इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे एकदम शॉकिंग चीज है वो। पक्का? चलो, तो हो क्या रहा है तुम्हारे पास, मैं फिर से रिपीट करूं। क्यू जीरो है तो डेल्टा यू रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के इक्वल होना चाहिए। बट अगर वो इक्वल हो तो डब्ल्यू इक्वल होगा, डब्ल्यू इक्वल हो नहीं सकता, डब्ल्यू इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल नहीं होगा। और डेल्टा यू कब इक्वल नहीं होगा? डेल्टा यू तब इक्वल नहीं होगा जब तुम्हारी स्टेट्स दोनों सेम ना हो। और ये मैं लास्ट क्लास में भी प्रूफ करवा चुका हूँ कि अगर सपोज तुम्हारे पास एडियाबेटिक अगर इनिशियल पॉइंट ये है, तो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का फाइनल पॉइंट रिवर्सिबल से नीचे आता है। अगर उनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल का जो प्रोसेस है वो फाइनल पॉइंट नीचे आता है किससे? रिवर्सिबल से। यस, तो लास्ट क्लास में देख चुके हैं, बट इसका मैथमेटिकल प्रूफ अभी कर लिया। क्लियर? पक्का? चलो, चलो साला। नेक्स्ट, enthalpy is defined as the net heat content to the system under constant pressure। कि कांस्टेंट प्रेशर में अगर तुम कोई हीट सप्लाई कर रहे हो तो वो तुम्हारे पास क्या देता है? एंथैल्पी। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द नेट हीट फ्लो कंटेंट टू द सिस्टम अंडर कांस्टेंट प्रेशर। कि कांस्टेंट प्रेशर में जो तुम हीट फ्लो कर रहे हो वही तुम्हारे पास क्या है? एंथैल्पी। ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी H इज इक्वल टू E प्लस पीवी। E प्लस पीवी, H इज इक्वल टू E प्लस पीवी। क्या तुम E का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्या तुम E का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? अगर E का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो तो H का कहां से कर लोगे? अगर E का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो तो H का कहां से कर लोगे? तो hence एब्सोल्यूट वैल्यू can't be determined। एब्सोल्यूट वैल्यू can't be determined। ओके, ओके। चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हो, लो कर लो। चेंज कर लिया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल, जितने भी हैं ये सब के लिए अप्लीकेबल है। इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल, जितने भी रियल प्रोसेस है, कोई भी रेंडम प्रोसेस है ना,
सबका डेरिवेशन यहीं से करूंगा मैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। अब डेल्टा ऑफ पीवी को क्या लिख सकते हो तुम? क्या डेल्टा ऑफ पीवी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। ये टर्म्स तुमने नहीं देखा होगा यार, जितना मुझे पता है। तुमने कभी भी तुम डेल्टा ऑफ एक्स वाई को जब ओपन करते हो ना, ये तुमने फिजिक्स में, अगर तुम कभी भी डेल्टा ऑफ एक्स और वाई को ओपन करते हो तो तुम इसको एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स लिख के छोड़ देते हो। यस, ये तो पता होगा। एक बार एक्स को कांस्टेंट लिया, एक बार वाई को कांस्टेंट लिया, एक्स को कांस्टेंट लेके उसको ये, वाई को कांस्टेंट लेके ये तो किया है। ये भी नहीं किया है? क्या बात कर रहे हो तुम लोग, दिमाग तो बिल्कुल लगाते नहीं है यार। इसको मैं कैसे लिखूंगा डी ऑफ एक्स वाई को? क्या इसको ऐसा नहीं लिखते हो तुम, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स? और सर आपने ऊपर ऊपर डेल्टा लिख दिया सर। गंवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं लगाते हो तुम लोग। इसको ऐसे ही लिखते हो ना, डी ऑफ एक्स वाई में चेन रूल जब लगाते हो तो एक बार एक्स को कांस्टेंट लेके वाई का डिफरेंशिएशन, वाई को कांस्टेंट लेके एक्स का डिफरेंशिएशन। यस और नो? तो डेल्टा क्या है? डेल्टा वही तो चीज हो गया। बट ये भी तुम गलत लिखते हो। एक्चुअल में यहाँ पर एक और, हाँ, चेन रूल क्या, प्रोडक्ट रूल प्लस डी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ एक्स। भले कौन सा ही रूल, अपने को तो याद नहीं था, नाम में कुछ नहीं रखा। एक्चुअल में ये होता है यार, एक्चुअल में इसका जो ओपनिंग होता है वो ये होता है। ये फिजिक्स में पढ़ा है पूरा, ये इतना ही पढ़ा है, फर्स्ट वाला हाफ। तो बोलो सही पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम बोलना उनको सही पढ़ाओ भाई, ऐसा थोड़ा चलेगा। हाँ, तुमने गलत सीखा है। गलत नहीं सीखा, एक्चुअल में ये होता है। बट इस वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट मान लेते हैं। इस वाले टर्म्स को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। अरे बहुत अरे गिरीश पूछ रहा क्यों? अरे डीवाई बहुत स्मॉल हुआ ना, डीवाई भी स्मॉल है, डीएक्स भी स्मॉल है। तो स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करेगा तो और स्मॉल आएगा, स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करेगा तो और स्मॉल आएगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। समझे? बट यहाँ पर वो चीज नहीं होगी यार, यहाँ पर वो चीज नहीं होगा, क्योंकि लार्ज लार्ज इंटरवल। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स भी सफिशिएंट वैल्यू है, उसको तुम डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करो, जो भी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। समझे? समझ ला, बोलो, ये चीज ध्यान रखना। चलो, तुम्हारे एक बार तो तुम डर गए ना कि यार पूरा डिफरेंशिएशन ही यही क्या है, और सर बोल रहे हैं कि यही गलत है। हाँ, क्या बोलता? हम्म, हाँ ना सर, ये क्या होता है, हाँ और ना दोनों साल में साला। और अगर तुम्हारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो बच्चे लोग देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट, देखो एक चीज याद है तुमको, मैंने क्या किया था, मैंने एक बार है ना डेल्टा ई का डेरिवेशन किया था। एक बार मैंने डेल्टा ई किसी एक प्रोसेस के लिए निकाल लिया था, एनसीवी डेल्टा टी। एक बार मैंने क्या किया था, किसी एक प्रोसेस के लिए मैंने निकाल लिया था एनसीवी डेल्टा टी। और एक बार अगर एनसीवी डेल्टा टी निकाल लिया, उसके बाद हर जगह वही यूज करता था। यस, वैसे सेम यहाँ पर भी करूंगा। ये भी क्या, ये भी स्टेट फंक्शन है। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि प्रोसेस मेरा आइसोबारिक है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट कि प्रोसेस क्या है मेरा, आइसोबारिक। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो क्या ये वाला टर्म्स क्या होगा बोलो? ये वाला टर्म्स क्या होगा? जीरो। ये वाला टर्म्स, दिस टर्म्स, दिस टर्म्स भी जीरो, दिस टर्म्स भी जीरो, तो बचा कौन सा, दिस टर्म्स। तो दिस टर्म्स मतलब ये,
अब प्लॉट लगा लेंगे यार, प्लॉट जैसे ही तुम लगाओगे तो प्लॉट क्या है तुम्हारे पास, प्लॉट है ई, ई लिख लो यू लिख लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ऑफ ई, और ये कांस्टेंट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ऊपर मैंने कांस्टेंट प्रेशर लिखा है, क्या इसको मैं क्यूपी लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं इसको क्यूपी लिख सकता हूँ क्या, और क्या मैं वर्क को माइनस पी डेल्टा वी लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना। इसका मतलब फिर इसको डेल्टा ऑफ पी को यहाँ लेके आ जाओ, तो डेल्टा ऑफ ई प्लस पी डेल्टा वी को क्या मैं क्यूपी लिख सकता हूँ क्या इक्वेशन 1 और 2 से, क्या मैं, बोलो क्या आएगा यहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या डेल्टा है जैसे ऐसे आ जाएगा क्या, ऐसा आ जाएगा क्या, क्यूपी आ जाएगा, डेल्टा ऑफ एच इज इक्वल टू क्यूपी, और डेल्टा ऑफ ई क्या था, लगे हाथ, लगे हाथ वो भी लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये साथ ही साथ डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई को लिख सकते हैं क्यूवी। ये जो लिख रहा हूं ना क्यूपी और क्यूवी, ये सबके लिए एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोसेस। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास सॉलिड्स है, लिक्विड है, गैस है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, मैं ये चीज ऑलवेज लिख सकता हूँ। अगर तुम किसी भी सिस्टम को हीट जो प्रोवाइड कर रहे हो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड कर रहे हो, अगर जब भी तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो, अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो डेल्टा ई का वैल्यू दे के रखा है इनडायरेक्टली इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोसेस। एंड अगर तुमने हीट जो दे के रखा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे दे के रखा है, इसका मतलब तुम्हारे पास वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे दे के रखा है तो वो क्या होगा, डेल्टा एच। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत लोगों को डाउट रहता है। हाँ मैं बोलो, तो लास्ट टाइम ठीक है। हमने फॉर्मूला देखा था एंथैल्पी का, जो डेल्टा टाइम सॉरी गामा टाइम्स ऑफ ई भी लिख सकते हैं, तो वो सिर्फ आइडियल गैस के। रुको तो सही, रुको रुको रुको, थम 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 थम, ठीक है। बोलो, तो ये फॉर्मूले भूलने नहीं है, ये फॉर्मूले भूलने नहीं। अगर तुमने हीट कभी भी कांस्टेंट प्रेशर पे देख के रखा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हारे पास क्यू किसके इक्वल होगा, इट विल बी डेल्टा एच। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा ई, इसका यूज करेंगे, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और एक और चीज सुनो, एक और चीज तुम्हारे पास क्या है, एक फिर तुम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ एच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ई प्लस डेल्टा ऑफ पीवी। डेल्टा ऑफ पीवी को या तो ऊपर जैसे ओपन किया वैसे ओपन कर लो, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। इसको एनआर डेल्टा टी नहीं लिख सकता हूं मैं, इसको मैं सारे प्रोसेस के लिए एनआर डेल्टा टी नहीं लिख सकता हूँ। एनआर डेल्टा टी किसके लिए लिखूंगा, एनआर डेल्टा टी लिखूंगा किसके लिए, जिसके लिए आइडियल गैस के लिए। अभी वो चीज नहीं कर पाऊंगा, वो आइडियल गैस नहीं है, ये सबके लिए प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। इसलिए पहले कोई तो बोला था सिर्फ डेल्टा ऑफ पीवी को सर एनआर डेल्टा टी लिखा है, तो इसलिए मैंने वहां पर वो चीज मेंशन नहीं की थी। यहाँ पर फिर डेल्टा ऑफ एच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ई प्लस डेल्टा ऑफ पीवी को पी टू वी टू माइनस पी वन, एंड फॉर ऑल, फॉर ऑल क्या है, सबके लिए, सबके लिए लगा लग सकते हो, ठीक है। सबके लिए क्या कर लेंगे, ये लगा लेंगे यार, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिस्टम, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोसेस, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी, तुम्हारे पास प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हीट कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डेल्टा एच है, हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो डेल्टा ई है, और डेल्टा ई पता है तो डेल्टा एच किसी भी रिएक्ट किसी की भी लिए, इवन रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए भी तुम ये लिख सकते हो।
क्लियर? क्या हीट एट कॉन्स्टेंट, अब आइडियल गैस के लिए बात कर लेते हैं। तो आइडियल गैस के लिए बात कर लेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस के लिए बात कर लेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बाद तुम फर्दर अपन फेज ट्रांजिशंस के लिए बात कर लेंगे, फेज ट्रांजिशंस के बाद तुम्हारे पास एक और है सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए भी बात कर लेंगे। तो सारी चीजें आज ही खत्म कर लेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होंगे वो खत्म कर लेंगे। क्या ये सबको समझ में, अरे क्या ये सबको समझ में आता है? QP is equals to delta of QP, delta of QP, heat at constant pressure will be NCP delta T. Yes. N और CP तुम्हारे पास क्या? N और CP तुम्हारे पास है किसी भी गैस के लिए क्या है? N और CP तुम्हारे पास कांस्टेंट है। अगर N और CP कांस्टेंट है तो क्या इंटीग्रेशन से बाहर? यस, इंटीग्रेशन से आ जाएंगे वो बाहर। जैसे ही बाहर आएंगे dt का इंटीग्रेशन T, तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अरे क्या हो रहा है? NCP डेल्टा T, यस और नो? बोलो। NCP डेल्टा T, तो इसका मतलब वो तो किस, डेल्टा एच खुद किसके इक्वल है? डेल्टा एच खुद इक्वल है QP के, और QP यहाँ पर आइडियल गैस के लिए किसके इक्वल है? NCP dt के। डेल्टा एच खुद QP के इक्वल है, अगर वो उसके इक्वल है तो ये हेलो, एम आई ऑडिबल? हला हला, ओके। तो डेल्टा एच खुद किसके इक्वल है? QP के, और QP खुद इक्वल किसके इक्वल? आइडियल गैस के लिए NCP डेल्टा T। तो NCP डेल्टा T लिख के खत्म कर सकते हैं। क्या मैं CP को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्या CP को गामा टाइम्स ऑफ CV लिख सकता हूँ? गामा अगर बाहर लिख लूंगा तो फिर ये आ जाएगा क्या? फिर ये आ जाएगा। ठीक है महक? अरे महक ठीक है क्या? हाँ सर। अभी ठीक है? हाँ, चला। बट ये किसके लिए लगा सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ये लगेगा बस। अगर गैस तुम्हारे पास आइडियल होगा तभी ये लगा सकता हूँ। बाकी सब के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से, दिस इज द बेस, यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होगा। यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। हेलो सर। सर वो ऊपर आपने बोला ना कि हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो सर वो एक बार बता सकते क्यों? अरे यार, क्या तू ई का वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकता है क्या? सर वो क्यों नहीं कर सकते अरे समझ गिरी, में? क्योंकि वो लेक्चर पहले पढ़ लिया है इसलिए नहीं कर सकते। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा तुमको। थर्ड लेक्चर खत्म कर दिया है वो। अगर अपन थर्ड लेक्चर पढ़ते तो अपने कोई डाउट नहीं आते। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। ये कब पढ़ा है? बस पढ़ा दिया मतलब। अब देखो, एक और प्रोसेस है फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन मतलब तुम्हारे पास क्या है? P एक्सटर्नल 0, बाहर की तरफ वैक्यूम। जो तुम्हारा सिस्टम है, तुमने बाहर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, तो क्या अगर सपोज गैस को अपोज करने के लिए कोई बाहर की तरफ कुछ फोर्स है क्या यार? कि गैस को अपोज करने के लिए बाहर कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो गैस को किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा क्या? बाहर कोई प्रिवेंट ही नहीं कर रहा। प्रिवेंट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही प्रिवेंट नहीं कर रहा, इसका मतलब अगर ये पार्टिकल, जैसे एक सिंगल पार्टिकल जैसे ही इससे स्ट्राइक करेगा ना, ये फट से चला जाएगा आगे।
हो गया एक्सपांशन। तो पूरी गैस उसके बाद क्या हो रही, फ्रीली एक्सपैंड हो रही है। बाहर पी एक्सटर्नल है ही नहीं, बाहर कोई फोर्स अपोज ही नहीं कर रहा है। तो जैसे ही एक सिंगल पार्टिकल पिस्टन से स्ट्राइक करेगा, जैसे ही स्ट्राइक करेगा, सडनली वो क्या चला जाएगा आगे, वो फ्रीली एक्सपैंड करेगा। फिर गैस फ्रीली क्या होती है, एक्सपैंड होती जाएगी। तो क्या गैस ने कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट क्या गैस ने कोई वर्क किया है क्या? बाहर W एक्सटर्नल ही 0 है, तो W ऑफ गैस भी कितना होगा, 0। ये प्रोसेस एकदम स्लो होगा, फास्ट होगा, एकदम फास्ट या स्लो, फास्ट। अगर ये फास्ट होगा तो क्या ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा क्या? क्यों इरिवर्सिबल होगा? क्योंकि फास्ट प्रोसेस है। तो फास्ट प्रोसेस अगर होगा तो इरिवर्सिबल होगा। W अगर इरिवर्सिबल, तुम्हारे पास ये चीज आएगा, तो W इज इक्वल टू माइनस के P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, माइनस के P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। क्या इसने, अगर P एक्सटर्नल ही 0 है, अगर P एक्सटर्नल ही 0 है तो W 0 होगा, यस। तो अभी क्या है, तुमने सिर्फ ऐसा बोला कि फ्री एक्सपांशन में W विल बी ऑलवेज 0। एंड अगर मैंने इस सिस्टम को आइसोलेटेड ले लिया, अगर वॉल तुम्हारे पास एडियाबैटिक है और अगर सिस्टम अगर आइसोलेटेड है, और सिस्टम आइसोलेटेड है, तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड हुआ तो बोलो क्या होगा? क्यू कितना होगा, ट्यू कितना होगा, ट्यू विल बी 0, ट्यू होगा 0। W 0 है, क्यू 0 है, तो डेल्टा ई 0, डेल्टा ई 0 है तो एनसीवी डेल्टा टी 0, एनसीवी डेल्टा टी 0 तो डेल्टा टी 0, डेल्टा ई 0 है तो डेल्टा एच 0। अच्छा, यस। तो फ्री एक्सपांशन W 0, अगर वॉल्स एडियाबैटिक है, सिस्टम आइसोलेटेड है, तो क्यू भी 0, क्यू 0 तो डेल्टा ई भी 0, डेल्टा ई 0 तो डेल्टा टी भी 0, डेल्टा टी 0 तो डेल्टा एच भी 0। यस। इसका डेल्टा एस भी 0 होता है, बताऊंगा बाद में। एंट्रोपी डन। अब बात करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, डेल्टा एच तो हो ही गया। डेल्टा एच आइडियल गैस के लिए अगर तुमको कभी भी निकालना है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो भी एनसीपी डेल्टा टी, आइसोबारिक है तो भी एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, आइसोकोरिक है एनसीपी डेल्टा टी, एडियाबैटिक है एनसीपी डेल्टा टी। irrespective of any ligand, sorry, irrespective of any process, delta H will be always NCP delta T for an ideal gas, and delta E is equals to always NCV delta T for an ideal gas. Yes. पक्का? Okay. For an chemical reaction, इस बार क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन में जो भी तुम्हारे पास गैसीय सब्सटेंस है वो आइडियल गैस है। केमिकल रिएक्शन में गैसीय सब्सटेंस आइडियल गैस है, तो क्या मैं इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? ओके वरुण, गुड। बाकी लोग बताओ। बाकी लोग रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो यार? अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और जिसके अंदर जो भी गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट है, उसमें जो गैस है वो आइडियल गैस की है। ओके प्रथमेश, गुड। क्या ये फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं? नहीं लगा सकते हो, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ये भी नहीं लगा सकते, क्योंकि डेरिवेशन कहां से किया था, ऐसे किया था। क्या अब n कांस्टेंट है क्या? क्या अब n कांस्टेंट है? हाँ या ना? तो फिर कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या तुम्हारे पास n कांस्टेंट रहता है ना? तो अगर n ही कांस्टेंट नहीं है
तो तुम्हारे पास मैं एन और सीपी भी लिख लेता हूँ, सीपी भी कांस्टेंट नहीं होता। एन और सीपी कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा एच का फॉर्मूला ये नहीं लिख सकते हो लोगों। ये किसके लिए लिखेंगे वही मैं तुमको बता रहा हूँ। डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो सिर्फ और सिर्फ सबके लिए एप्लीकेबल है, बट एनसीपी डेल्टा टी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस भी कहाँ पे, जिसमें मोल्स चेंज ना हो रहा हो, उसका सीपी चेंज ना हो रहा हो। अगर मोल्स और सीपी चेंज होंगे तो दैट विल बी द डिफरेंट थिंग। यस और नो? बोला। अब केमिकल रिएक्शंस जो भी होती है ना, तुम कोई भी रिएक्शंस करवाते हो, लेट्स तुम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। इफ यू आर कैरिंग आउट एनी रिएक्शंस देन वो हमेशा क्या होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। एक मिनट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो है वो तुम्हारे पास इस तरीके से देख सकते हो। अब केमिकल रिएक्शंस दो तरीके से होती है, या तो क्लोज वेसल में होगी। अगर वो क्लोज वेसल में हो रही है, वो क्लोज वेसल हो रही है तो क्या होगा, क्लोज वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यस, क्या क्लोज वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा? अच्छा, प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। यस, केमिकल रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो अगर V कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, इसका मतलब P भी कांस्टेंट होगा। यस और नो? अरे गंवार लोगों, अरे P कहां से कांस्टेंट होगा यार, मोल्स चेंज हो रहे हैं ना। बिल्कुल फुद्दू जैसी बातें करते हो यार तुम। अरे V कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो P कहां से कांस्टेंट होगा? क्या P कांस्टेंट होगा क्या? हाँ सर, सर V और T कांस्टेंट है तो P भी कांस्टेंट। मोल चेंज नहीं हो रहे, केमिकल रिएक्शन है तो। बोलो। तो थोड़ा यार ध्यान से सुनो यार चीजों को। P कांस्टेंट नहीं है बिकॉज moles are changing, moles चेंज हो रहे हैं यार। इसका मतलब ये क्या है, हाँ, अब तुम जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। यस, अब जो तुम हीट सप्लाई कर रहे हो कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। क्या इसको एनसीवी डेल्टा टी लिख सकता हूँ क्या मैं? अरे समृद्धि रूपा, अभी तो ऊपर बताया यार, इसको एनसीवी डेल्टा टी नहीं लिख सकता हूँ तो फिर और इसका हीट, अब तुमको क्वेश्चन में क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लोज वेसल में रिएक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस आइसोथर्मल होती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि मोल्स चेंज हो रहे हैं। तो हीट जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करोगे उसको एनसीवी डेल्टा टी नहीं लिख सकते हो क्योंकि मोल्स चेंज हो रहे हैं। बट क्या इसको मैं डेल्टा ई तो लिख सकता हूँ ना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा ई। यस और नो? ठीक है, तो डेल्टा ई तुमको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन में जनरली तुमको ऐसा बोल दूंगा कि क्लोज वेसल में एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो हीट जो रिलीज हो रहा है वो 30 हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा ई मेरे को -30 दे के रखा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्लोज वेसल में हो रही है, क्लोज वेसल में अगर रिएक्शन होगा तो जो हीट रिलीज हो रहा है ना वो 30 है,
हीट रिलीज इसका 30 है, इसका मतलब डेल्टा ई कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। यस बोलो। अगर डेल्टा ई पता है तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, ये तो लिख ही सकता हूँ किसी के लिए भी। यस नो, इसका मतलब फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ। फिर इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ, प्रेशर तो कौन, सॉरी प्रेशर तो तुम्हारे पास क्या है, हाँ प्रेशर कांस्टेंट है ना, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, क्या कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वाले टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो। यस और तुम्हारे पास ये वाला टर्म भी जीरो। तो फॉर्मूला क्या आ गया डेल्टा एच का, डेल्टा एच का फॉर्मूला आ गया डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। तो डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। अब डेल्टा पी क्या है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। अब एक और चीज सुनो, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो जो फाइनल प्रेशर जो होगा वो प्रोडक्ट के कारण होगा, ये सुनो। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो फाइनल प्रेशर किसके कारण होगा, प्रोडक्ट के कारण। यस और इनिशियल प्रेशर किसके कारण होगा, इनिशियल प्रेशर किसके कारण होगा, रिएक्टेंट के कारण। तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और पी फाइनल पी प्रोडक्ट माइनस पी ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा क्या, इट इज द पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पी ऑफ रिएक्टेंट। और पी ऑफ प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हो तुम, क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एन ऑफ प्रोडक्ट इंटू आर टी अपॉन वी। और क्या रिएक्टेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मोल्स रिएक्टेंट के इंटू आर टी अपॉन वी। जी जी मतलब गैसेस, ठीक है, क्योंकि पीवी एनआरटी गैस के लिए अप्लाई करूंगा, तो सॉलिड लिक्विड अगर कुछ भी है तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा ना, उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। यस इस वी से वी ये सब दोनों के दोनों कैंसिल आउट, ये वी और ये वी कैंसिल आउट। जैसे ही कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा, एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट। क्या उसको मैं डेल्टा एन जी लिख सकता हूँ क्या, तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच विल बी डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या है, गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी क्या है, गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यस क्या यहाँ पे डेल्टा एच को एनसीपी डेल्टा टी लिख सकता हूँ क्या, पक्का। अच्छा ये ले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या है, क्लोज वेसल में रिएक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट प्रेशर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि मोल से चेंज हो रहा है। तो हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी सप्लाई करोगे वो डेल्टा ई के इक्वल होगा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुमको डेल्टा ई मिल गया तो यहाँ से तुम डेल्टा एच निकाल सकते हो। यस यस नो बोलो। पक्का आगे बढ़े।
डेरिवेशन अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर रिएक्शन ओपन वेसल में हुआ, ओपन वेसल में कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो तो इस बार क्या कांस्टेंट होगा? इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, इस बार प्रेशर कांस्टेंट होगा। यस, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा बट प्रेशर कांस्टेंट होगा। और केमिकल रिएक्शन आइसोथर्मल है तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होगा? वो एनसीपी डेल्टा टी के तो इक्वल नहीं होगा, बट क्या वो डेल्टा एच के इक्वल होगा? क्या वो डेल्टा एच के इक्वल होगा? बोलो। ओके, अगर तुम इसको ये लिखोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, तो अगेन इस बार प्रेशर तुम्हारे पास क्या कांस्टेंट है? इस बार प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो फिर मैं काम करो, ये भी लिख लो, बट अपने को पता है वो दोनों टर्म्स जीरो हो जाएगा। यस नो? ओके, तो P डेल्टा V इसको V इंटू V2 माइनस V1 लिख लेंगे। इस बार फिर इसको ऐसे लिख लेंगे। यस नो? बोलो रे। इस बार उसको ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा तो फिर ये कर लेंगे, ये करेंगे तो फिर ये कर लेंगे, ये करेंगे तो फिर ये कर लेंगे। बोलो। तो क्या यहाँ से इस बार मेरे को डेल्टा एच पता है, डेल्टा ई में ऐसे निकाल लूंगा। फॉर्मूला दोनों में सेम आ रहा है, फॉर्मूला दोनों के अंदर सेम ही आएगा। दोनों में फॉर्मूला क्या आ रहा है? दोनों में फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बोलो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या है, अगर मेरे को ध्यान में क्या रखना है, नेट फॉर्मूला यही है यार। नेट फॉर्मूला भले रिएक्शन क्लोज वेसल में हो रहा है भले ओपन वेसल में हो रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरे पास फॉर्मूला हमेशा दोनों इक्वेशन में क्या आएगा, यही आएगा। और ध्यान में क्या रखना है अपने को कि ये क्या है, ध्यान में क्या रखना है अपने को, ध्यान में रखना है कि डेल्टा एच क्या आएगा, ये आएगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मेरे को हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दे के रखी है तो मेरे को डेल्टा एच पता है। अगर मेरे को डेल्टा एच पता है तो इसका मतलब मैं डेल्टा एन जी आर टी निकाल के मैं डेल्टा ई निकाल सकता हूँ। वही सेम चीज अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मुझे क्या पता है, मुझे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता है। हाँ वॉल्यूम पता है। अगर मेरे को हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता है तो मेरा काम हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो या अगर मेरे को हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देख के रखा है तो डेल्टा ई पता है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी ऐड कर दो तो डेल्टा एच मिल जाएगा। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर देख के रखा है तो डेल्टा एन जी आर टी सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा ई निकाल लो। यस बाला, तो फॉर्मूला एक ही है, तो ये काम की चीज है। हाँ हाँ ये काम की चीज है। बोलो। ठीक है हम सब, चलो अब एक और चीज सुनो। इसमें एक चीज ध्यान में क्या रखना है, इस फॉर्मूले में अभी मैं डेल्टा एनजी का तुमको मीनिंग बताता हूँ। डेल्टा एनजी क्या है? डेल्टा एनजी इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। और उसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि तुम क्या कर लो, तुम इसको है ना ये क्या करो पर मोल में लिखो। जो भी डेल्टा, ये क्या लिखेंगे अपन, या तो किलो जूल और जूल, यहाँ पर ये पर मोल में होना चाहिए।
यहाँ पर ये भी क्या होना चाहिए, पर मोल में। और डेल्टा एनजी क्या है, वेयर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू stoichiometric coefficient of product। एक मिनट, तो डेल्टा एनजी कितना होगा, वो डेल्टा एनजी होगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। उसमें से भी कौन से, मतलब सिर्फ वो गैसेस मोल्स के, गैसेस मोल्स का स्टोइचियोमेट्री कितना है, माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट में भी गैसेस का कितना है। मैं पर मोल के लिए एसिड डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि रिएक्शन में कितने हैं, मैं पर मोल का पहले निकाल लूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है फर्दर, ठीक है। बट ये फॉर्मूला अपन पर मोल में निकालने के बाद डेल्टा एनजी को ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वहां से तुमको आई थिंक अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से इफ यू हैव दिस एग्जांपल, तो N2 plus H2 it will give NH3, yes, बोलो। तो क्या इसका डेल्टा एनजी, इसका क्या इसका डेल्टा एनजी 1 - 2 हो जाएगा क्या, -1 हो जाएगा इसका डेल्टा एनजी, यस यस नो। बोलो, यहाँ पे बाकी लोग कहाँ चले गए हो। बैलेंस नहीं करेंगे। बैलेंस करेंगे, यस। तो जो लोग भी यस बोल रहे हैं, बैलेंस कौन करेगा, पहले करेंगे इसको बैलेंस। तो ये स्टोइचियोमेट्री, इसका 1, इसका 3, इसका 2। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्री कितना है 2, रिएक्टेंट का कितना है 1 + 3, कितना आएगा -2। चाहिए तो समेशन लिख लो, समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। बट सिर्फ गैस ही होना चाहिए यार, सिर्फ गैस ही होना चाहिए, गैस नहीं होगा तो फिर नहीं काम चलेगा अपना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सर बोलो। अभी आपने बोला कि गैस ही होना चाहिए, तो अगर हमारे पास रिएक्शन में गैस के अलावा लिक्विड वगैरह आएंगे तो हम लोग ये पूरा फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे ना। मैं रुकने का क्या लोगे, सॉरी। रुकने का सॉरी लोगे, मैं बोलो सॉरी, नहीं सर। करो बैलेंस करो। बेंजीन का कंबशन किया है, बेंजीन का कंबशन किया है, तो 6 आएगा यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे, 6 और 3 15/2 यहाँ पे, यस और नो। क्या 15/2 आएगा क्या, ये क्या है, ये लिक्विड है, ये क्या है, ये लिक्विड है, ये क्या है, ये भी लिक्विड है। तो इसका डेल्टा एनजी सिर्फ गैस के लिए लगाते हैं यहाँ। तो गैस का स्टोइचियोमेट्री, प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्री 6, रिएक्टेंट का 15/2,
इट विल बी -1.5, -1.5 आ जाएगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लिक्विड क्या है गैस क्या है, सॉरी लिक्विड क्या है सॉलिड क्या है। लिक्विड सॉलिड है उसका स्टोइचियोमेट्री नहीं लूंगा, भले वो कुछ भी हो। तो मैंने 1 और 3 लिया ही नहीं है। मैंने बेंजीन का 1 और उसका 3 मैंने स्टोइचियोमेट्री में कंसीडर ही नहीं किया है। यस ठीक है। तो ये हो गया यार, यहाँ तक किसी कुछ डाउट है तो बताओ। बोलो। पक्का? सर अगर उन्होंने क्वेश्चन में मोल्स दिए हो तो फिर हम डायरेक्टली वो मोल्स ही डाल देना डेल्टा एनजी। नहीं, ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए पर मोल के लिए डिफाइन करना है। तो तू अगर सपोज तेरे को एग्जाम में पर मोल्स नहीं दे के रखा है, तो लेट से किसी रिएक्शन में 2 मोल्स हैं, तो तू पर मोल्स के लिए डेटा निकाल ले। डेल्टा एच अगर तू पर मोल के लिए निकाल सकता है तो क्या 3 मोल्स के लिए, 4 मोल्स के लिए, 5 मोल्स के लिए, किसी के लिए भी निकालेगा ना? फिर तो हाँ सर। निकाल लेता। ओके। डन। आगे बढ़े। चलो, नाउ फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड हीटिंग एंड कूलिंग। पहले मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, इसकी प्रॉब्लम साथ में करेंगे कल। कल अपना शाम को एक और लेक्चर है, तो मजा ही आ जाएगा उसके अंदर। यस, तो कल भी एक्स्ट्रा ले रहे हो? हाँ, एक्स्ट्रा तो क्या, ये डाउट डिस्कशन है तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हीटिंग एंड कूलिंग इन सॉलिड एंड लिक्विड्स। जो भी हीटिंग होता है, कूलिंग होता है सॉलिड और लिक्विड का, तुमको पता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है? क्या ये पता है क्या आपने को? यस, जनरली हीटिंग कूलिंग जो भी होता है ना, वो तुम्हारे पास ओपन कंटेनर में होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो द प्रोसेस हैपेंस अंडर कांस्टेंट प्रेशर। द प्रोसेस हैपेंस अंडर, सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब आइसोबारिक। ठीक है, अब इसमें भी अगेन 2 पार्ट है। इसमें भी अगेन क्या है तुम्हारे पास, 2 पार्ट, एक बार रिवर्सिबल एक बार इरिवर्सिबल।
ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं QP। QP क्या होगा तुम्हारे पास, QP इज इक्वल टू डेल्टा एच। यस, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या वो डेल्टा एच के इक्वल होगा। और सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट डिफाइन होता है, तो स्पेसिफिक हीट का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू एस पी इंटू डी टी। यस और नो। इफ m एंड sp, मतलब सॉलिड और लिक्विड का या तो हीटिंग हो रहा है किसी भी, लेट्स से तुम लिक्विड को 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो, तो उसका मास थोड़ी चेंज होता है क्या, मास चेंज होता है क्या, क्या मास चेंज होता है, नहीं। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि sp क्या है, कांस्टेंट है। अगर लेट्स से तुम्हारे पास लिक्विड है, लेट्स से वाटर है, वाटर को तुम हीट कर रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो जैसे ही 20 से 30 पे हीट करोगे तो क्या तुम्हारे पास मास कांस्टेंट है। हाँ मास कांस्टेंट है, सीपी एसपी वो भी कांस्टेंट है। मैंने उनको पहले भी बताया था, एसपी किसके लिए डिफाइन करोगे, एसपी डिफाइन करोगे किसके लिए, सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए, तो ये एसपी लिख लिया। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या मैं यहाँ से डेल्टा एच का फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू एम बाहर आएगा, एसपी बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन टी, लिमिट्स लगाएंगे, m इंटू एस पी इंटू डेल्टा टी, m इंटू एस पी इंटू डेल्टा टी। यस, अच्छा W क्या आएगा, यहाँ पे गैस तो लिखूंगा नहीं मैं, यहाँ पर जब W जब सबसे पहले लिखवाया था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में, दोनों के लिए यही फॉर्मूला था ना। W का जब डेरिवेशन किया था, गैस तो बाद में लिखा था अपन ने। यस, गैस तो बाद में लिखा था। यस और नो। देखो याद है, पहले ये लिखा था, फिर गैस के लिए रिवर्सिबल में गैस के लिए ऐसे लिखा था। अदरवाइज ये फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये लिख सकते हैं, हाँ। और पी एक्सटर्नल क्या है, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है क्या वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यस, वो इंटीग्रेशन से बाहर आके उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। यस, तो सॉलिड और लिक्विड्स के लिए हमेशा प्रोसेस क्या है तुम्हारे पास, ऐसा W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। यस, क्या मैं डेल्टा ऑफ ई को, क्या मैं डेल्टा ऑफ ई को एनसीवी डेल्टा टी लिख सकता हूँ क्या, ना। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट को लगा लो, फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कहां पर, क्यू एट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू एस पी इंटू डेल्टा टी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यस, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास डेल्टा एच भी आ गया, क्यू भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया और ई भी आ गया, सब कुछ आ जाएंगे सॉलिड लिक्विड्स के लिए। तुमको डेरिवेशन नहीं याद रखना, मत याद रखो, क्योंकि वैसे भी डेरिवेशन तो क्या ही याद रखोगे, इससे अच्छा फॉर्मूला याद कर लो, बट कंडीशंस ध्यान रखना। कंडीशंस क्या है, एम और एसपी तुम्हारे पास कांस्टेंट होने चाहिए, नहीं वे तो क्लियर।
क्या यहाँ पर भी सेम ही हो जाएगा क्या? क्या यहाँ पर भी सेम हो जाएगा? बोलो। अगेन हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे तो डेल्टा एच को ये लिखूंगा, डेल्टा एच को ये लिखूंगा, फिर डब्ल्यू का फॉर्मूला तो यही होता है, दोनों में यही है इस बार। फिर ये नहीं लगा सकता, फिर ये लगा लूंगा, जो मर्जी तुम सॉल्व कर लो। डन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेडिकल में नहीं आते यार, जहाँ पे मास और एम कॉन एसपी चेंज हो रहा हो। अगर मास और एसपी चेंज होगा तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि मेडिकल में उतना नहीं पूछते हैं। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो थ्योरी इसी के साथ खत्म हो जाएगा। दिस इज द लास्ट पार्ट, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता है ना, वो मेल्टिंग ऑफ आइस, फेज चेंज होता है, मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, दीज आर द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो मुझे एक चीज बताओ, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट टेम्परेचर पे? सॉरी, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तुमको पता है? ऐसे सोचो, अगर मैं तुमको बोलूं कि लेट से तुम्हारे पास, तुमको अगर -4 डिग्री सेल्सियस पे कोई आइस है, -4 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले क्या होता है, -4 डिग्री सेल्सियस से वो 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा। यस, -4 डिग्री सेल्सियस से वो 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा। यस, -4 से जब 0 में आएगा तो यहाँ पर तो चेंज हुआ। फिर अपने को पता है यार, मतलब ये क्या होता है, फिर अपने पास होता है कि H2O जो लिक्विड है, सॉरी H2O जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0, उसको बोल रहे हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर लास्ट तुम्हारे पास -4 डिग्री सेल्सियस पे है तो पहले -4 डिग्री सेल्सियस पे -4 से अभी जो ऊपर मेरा वॉइस हो रहा है क्या? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सपोज तुम्हारे पास आइस -4 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले -4 डिग्री सेल्सियस वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसका कूलिंग हो रहा है, जो मैंने यहाँ पर अभी प्रोसेस लिखा है। तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूले लगेंगे कूलिंग्स के लिए सारे ये। बट एक बार अगर वो कभी भी, एक बार अगर वो गैस में आ गया, एक बार अगर सपोज तुम्हारे पास वो गैस के अंदर आ गया, तो उसके बाद क्या होगा, सॉरी एक बार अगर वो लिक्विड बन गया, -4 से कहाँ आ रहा है आइस, -4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में आया आइस। फिर क्या होता है तुम्हारे पास, वाटर जो 0 पे है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस से। यस, बोलो। ठीक है, तो उसको बोले फेज ट्रांसफॉर्मेशन।
तो अभी अपन कुछ प्रोसेस लिखेंगे। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होते हैं ना, वो होते हैं occurs at constant temperature and pressure condition। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ये चीज पढ़ी होगी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 180 पे। यस, वाटर कहाँ बॉईल होता है तुम्हारे पास? 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा एंड 180 पे बॉईल होगा। यस, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? ये आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस है। यस, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या डेल्टा एच और डेल्टा ई जीरो हो जाएंगे क्या? यस नो? अबे घुमा रहा हूं, अभी तो बताया यार, ये गैस के लिए लगाओगे यार। हे भगवान, एक ही गलती बार बार। अरे एनसीपी डेल्टा टी कहाँ से जीरो होगा यार? सॉलिड लिक्विड की बात चल रही है। जीरो हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा सर। क्या ये फॉर्मूले लगा सकता हूँ क्या मैं? तो भी अगर फॉर्मूला ही नहीं लगेगा तो जीरो कहाँ से होगा? बच्चे डेल्टा टी भी प्रथमेश कहाँ से होगा? बोला तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो अगर तुम एमएस डेल्टा टी भी लगाओगे, बट यहाँ पे हीटिंग और कूलिंग तो हो ही नहीं रहा है ना। क्या यहाँ पे हीटिंग और कूलिंग हो रहा है क्या? तो फिर भी ये जीरो क्यों नहीं हो रहा? सर कांस्टेंट टेम्परेचर है, हीट थोड़ी। तुम एक चीज बताओ, थोड़ा लॉजिकली सोचो, जब तुम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो क्या हीट प्रोवाइड करते हो नहीं करते हो? नॉर्मली सोचो, आइस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करें तो हीट प्रोवाइड करते हो ना। तो हीट प्रोवाइड करोगे, इसका मतलब डेल्टा एच तो जीरो नहीं होगा। अच्छा, क्या उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? एक सॉलिड और एक लिक्विड है, दोनों की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? क्यों होगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही इस बार जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। बट क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है उनका? तो क्या डेल्टा ई चेंज होगा? ये भी मैंने तुमको लिखवाया, अगर तुम नोट्स ध्यान से पढ़ोगे तो। हम ध्यान से पढ़ते हैं, वो तो दिखा मेरे को अभी। एक ही गलती तीसरी बार की है तुमने। एनसी डेल्टा टी, हाँ सर एनसी डेल्टा टी सर। पक्का? हाँ सर पक्का। आप लिखते जाओ, टेंशन ही मत लो। और ये लिखवा है, अच्छे से लिखवा है, ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये समझ में आएगा तुमको। मैं तो फिर से लिख दूंगा, उसमें क्या। देखो, for an ideal gas, U intermolecular is equal to 0 because of the absence of the intermolecular force of attraction in an ideal gas. But internuclear force has a large and negative volume in the solids and liquids. उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है तो जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी डेल्टा तो डेल्टा यू भी चेंज होगा। यस नो? बाला, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो चीज समझ में आएगी। हाँ, ऐसे सिर्फ ऐसे दिमाग ही नहीं लगाएंगे तो फिर बेटर हो यार। सबसे पहले टाइप, टाइप में सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है?
एक है फ्यूजन, एक हमारे पास है वेपोराइजेशन, एक हमारे पास है सब्लिमेशन। फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूजन का मतलब है तुम्हारे पास सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। यस। हेलो। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। और यहाँ पर सब्लिमेशन में क्या हो रहा है? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। यस। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? वर्क निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे? वर्क निकाल लेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी तुम्हारे पास ये वर्क, ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्टन है, ये रियल प्रोसेस है। यस। क्या ये सारे के सारे रियल प्रोसेस है? और जनरली कांस्टेंट, और रियल प्रोसेस होने के साथ साथ ये कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो रहे हैं। रियल भी नहीं है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं तो क्या मैं डब्ल्यू को हमेशा ऐसा लिख सकता हूँ क्या? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब वी ऑफ लिक्विड माइनस वी ऑफ सॉलिड। यस। क्या यहाँ पर भी मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ क्या? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी ऑफ गैस माइनस वी ऑफ लिक्विड। यस। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी ऑफ गैस माइनस वी ऑफ सॉलिड। यस और नो? एज compared to gas, volume of solid is negligible. So क्या मैं V of gas minus V of solid को approximately V of gas लिख सकता हूँ? And P external will be P gas. Yes or no? आइसोबारिक प्रोसेस है ना? ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा माइनस P of gas into V of gas. Yes. Yes. No. तो लगा लो, नहीं लगता तो अगर इसके बाद तो यार एक्स्ट्रा दिमाग यार, कोई बच्चा ये भी कर सकता है। तो ये हो गया वर्क। फिर हीट निकाल लेते हैं। अगर तुमने एक चीज नोटिस की होगी ना, ठीक है उसको बाद में बोलते। क्या हीट को मैं यहाँ पर एन सी पी डेल्टा टी लिखूंगा क्या? नहीं ना? तुमने पढ़ा होगा ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। यस नो? तो फेज ट्रांजिशन में क्या होता है? हीट प्रोवाइड करते हो, कितना प्रोवाइड करोगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे उसको लिखेंगे m इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको क्या लिखेंगे? m इंटू एल वी। उसको क्या लिखेंगे? m इंटू एल एस। हाँ, तो अपने को डेफिनेशन की जरूरत है बस। 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट प्रोवाइड करोगे? उसका मास कितना है इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है। यहाँ पर भी वही सेम चीज, यहाँ पर भी वही सेम चीज। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो यहाँ पर Q किसके इक्वल होगा? Q क्या लिखेंगे अपन? Q को मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू लेटेंट हीट
और अगर बच्चे लोग तुमको क्यों मिल गया, क्या डेल्टा एच को ऐसा लिख सकता हूँ, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यस और नो? और ये सारा का सारा प्रोसेस कौन सा है, सारा का सारा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो क्या इसको मैं m इंटू एल एफ, क्या इसको मैं m इंटू एल वी, और क्या इसको मैं m इंटू एल एस लिख सकता हूँ, है ना? बोलो। बोलो। अब डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू या डेल्टा ई, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, Q प्लस डब्ल्यू, यस और नो? ये हो जाएगा m इंटू एल एफ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी ऑफ लिक्विड माइनस वी ऑफ सॉलिड, ये कितना हो जाएगा, m इंटू एल वी। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर? सर सर वो डेल्टा एच वाला यहाँ पे explain करो। अबे डेल्टा, अरे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहा है ना यार, क्या पूछ रहा है? अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करेगा तो आज की क्लास में ऊपर लिखवाया है मैंने तेरे को, यस सर। क्या ये लिखवाया सर है ना, क्यूपी। सबके लिए लगा सकता है। हाँ सर। ये देख, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट जो भी सप्लाई करेगा वो तो डेल्टा एच के इक्वल होगा ना, और फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट है, प्रेशर पे होता है, तो क्या ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, यस। यस एक मिनट, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? बोलो।